इक्वल्स mc स्क्वायर फिजिक्स का सबसे फेमस इक्वेशन इनकम्प्लीट है और ये चीज़ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये किताबों में दर्ज की जा चुकी है और फिजिक्स के कई सारे किताबें ऐसे हैं जहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। एक्चुअली E इक्वल्स mc स्क्वायर मास एनर्जी इक्विवेलेंस का एक स्पेसिफिक केस है, जनरल फॉर्मूला तो कुछ और है। आज के डेट में E इक्वल्स mc स्क्वायर किसको नहीं पता है? अगर आप 5 साल के बच्चे को भी पूछते हो कि E इक्वल्स तो वो भी बता देगा mc स्क्वायर। बट एज अ फिजिक्स एंथुजियास्ट, एज अ फिजिक्स लर्नर, आपको सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि E इक्वल्स mc स्क्वायर होता है, इसका डीप अंडरस्टैंडिंग आपको लेना पड़ेगा। सिर्फ ये जानना कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है काफ़ी नहीं है एज अ फिजिक्स एंथुजियास्ट। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले होंगे कि E इक्वल्स टू mc स्क्वायर का मतलब क्या है और हम दो ऐसी सिचुएशन देखने वाले होंगे जहां पर E इक्वल्स mc स्क्वायर अप्लाई नहीं होता है और उस केस में हम E इक्वल्स mc स्क्वायर का एक जनरल फॉर्मूला भी देखने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए क्योंकि ऐसी वीडियो आपको YouTube पर रेयरली मिलेगी। सबसे पहली बात जानना हमें ये जरूरी है कि E इक्वल्स mc स्क्वायर वैसा नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं। एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब अपने जर्नल में मास एनर्जी इक्विवेलेंस का रिलेशनशिप पब्लिश किया था तब उन्होंने E इक्वल्स mc स्क्वायर नहीं लिखा था, उन्होंने m इक्वल्स e बाई c स्क्वायर लिखा था। पर सीक्रेट भाई, अगर हम E इक्वल्स mc स्क्वायर लिखें या फिर m इक्वल्स e बाई c स्क्वायर लिखें, बात तो सेम है, क्योंकि c स्क्वायर का अगर हम उस तरफ लेकर जाएं तो ये भी E इक्वल्स mc स्क्वायर बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इनकी मीनिंग पर है। एक्चुअली उस वक्त आइंस्टाइन हमें ये बताना चाहते थे कि मास और एनर्जी एक दूसरे के इंडिपेंडेंट नहीं है। वो मानते थे कि मास और एनर्जी सेम है, मास इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये उनका मानना था। ऑब्वियसली हमें ये पता है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट आइंस्टाइन हमें ये एम्फसाइज करवाना चाहते थे कि दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि दोनों एक ही है, बस उनका रूप अलग अलग है। तो अगर हम दो आइडेंटिकल समोसे का प्लेट कंसिडर करें जिसमें एक में ठंडा समोसा है और दूसरे में गर्म समोसा है, तो हमें ये पता चलेगा कि गर्म समोसे का मास ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ ठंडा समोसा। ये इसलिए हुआ क्योंकि गर्म वाले का एनर्जी ज्यादा था कंपेयर टू दैट ऑफ ठंडे वाले का। बट ऐसा नहीं है कि 1-1 किलो का फर्क पड़ेगा दोनों के मासेस में। एक्चुअली दोनों के मासेस में बहुत ही ज्यादा कम और नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा क्योंकि E बाई c स्क्वायर की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होती है, तो इसी वजह से मास में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा, ज्यादा नोटिसेबल डिफरेंस भी नहीं होगा। बट कम हो या ज्यादा हो, फर्क तो फर्क है और थ्योरेटिकली गर्म समोसे का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ठंडा समोसा। ओके, तो अब हमने ये देख लिया है कि E इक्वल्स mc स्क्वायर क्या होता है और E इक्वल्स mc स्क्वायर के बारे में हमने एक डिसेंट अमाउंट में नॉलेज गेन कर लिया है। बट अभी भी हमारे दिमाग पर क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या E इक्वल्स mc स्क्वायर हमेशा अप्लाई होता है? क्या ये कभी फेल नहीं होता है? क्या इसके कोई एक्सेप्शंस नहीं है? तो आइए जानते हैं दो ऐसी जगहों के बारे में जहाँ पर E इक्वल्स mc स्क्वायर अप्लाई नहीं होता है। सो दी नंबर 1 थिंग जहाँ पर E इक्वल्स mc स्क्वायर फेल हो जाता है वो है फॉर मासलेस पार्टिकल्स। जिनका मास 0 होता है उनके लिए E इक्वल्स mc स्क्वायर स्ट्रेट अवे अप्लाई नहीं होता है। लाइक हम एक कंसिडरेशन कर सकते हैं फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, राइट? तो अगर हम E इक्वल्स mc स्क्वायर में उसकी m की वैल्यू 0 पुट कर दे तो हमें E की वैल्यू भी 0 मिलेगी, यानी कि फोटोन की कोई एनर्जी ही नहीं रहेगी। बट हमें ये पता है कि फोटोन आर द पैकेट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी ही कैरी करते हैं। तो कैसे E इक्वल्स mc स्क्वायर के जरिए हमें फोटोन का एनर्जी 0 मिल रहा है? सो द आंसर माय फ्रेंड्स इज E इक्वल्स mc स्क्वायर कंप्लीट नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक केस है। जनरल फॉर्मूला यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ पर P मोमेंटम को सिग्निफाई करता है, M रेस्ट मास को सिग्निफाई करता है और C वेलोसिटी ऑफ लाइट को सिग्निफाई करता है। फोटोन्स का भले ही रेस्ट मास 0 हो बट इसका मोमेंटम जरूर होता है।
एंड अगर इस इक्वेशन में m की वैल्यू 0 भी पुट कर दे तो e की वैल्यू 0 नहीं रहेगी। बट ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी वेलोसिटी या फिर स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो विथ रेस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट, तब उस केस में मोमेंटम का टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा और mc² का होल स्क्वायर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू मोमेंटम इनटू c का होल स्क्वायर। तो इसीलिए ये टर्म बिल्कुल गायब हो जाएगा और हमें डायरेक्टली मिल जाएगा E इक्वल्स mc²। दूसरी जगह जहां पर E इक्वल्स mc² काम नहीं करता है वो है ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग नियर अबाउट स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि एक पार्टिकल जिसका हाई स्पीड हो उसके लिए E इक्वल्स mc² काम नहीं करता है। कैसे, आइए जानते हैं। अब E इक्वल्स mc² यहाँ पर फेल इसी वजह से हो जाती है क्योंकि यहाँ पर m जो टर्म है वो मास नहीं है जो कि हम कंसिडर कर रहे थे। m इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम अपनी स्पीड बढ़ाते जाते हैं। तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि हम जो फोटोन के टर्म में जनरल फॉर्मूला कंसिडर किए थे उसमें मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दे और इस केस में मोमेंटम हो जाएगा मास, ओरिजिनल मास इनटू वेलोसिटी। तो इस केस में हमारा पूरे का पूरा इक्वेशन बन जाएगा E² इज इक्वल टू mc² का होल स्क्वायर प्लस p² c²। तो अब हम यहाँ पर अगर p की वैल्यू पुट कर दे तो हमें जनरल मास एनर्जी इक्विवेलेंस का रिलेशन मिल जाएगा। और अगर दूसरा तरीका जानना है तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करना पड़ेगा, और अगर देखना नहीं चाहते हो तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करो जहाँ पर तुम्हें दिखाया गया है कि स्पेशल रिलेटिविटी आई कहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे @d.secretschool पर।